हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 29 जून 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं कि पर्यावरण को बचाकर बढ़ा सकेंगे अपनी आय। अब देखिए, पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक सतर्कता के तहत इस योजना को शुरू किया गया है और केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को गति देने के लिए इस पहल को किया है। अब इसमें जैसे कि केंद्र सरकार ने जारी किया ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का मसौदा, पर्यावरण हितैषी कदमों के लिए ग्रीन क्रेडिट देने की व्यवस्था बनाई जाएगी। हर व्यक्ति, संस्था, कंपनी एवं उद्योगों को ग्रीन क्रेडिट पाने का मौका मिलेगा। पहले चरण में ऐसी गतिविधियों को शामिल किया जाएगा जिनके बदले ग्रीन क्रेडिट कार्ड क्रेडिट मिलेगा। तो ये एक अच्छी पहल मानी जा रही है। और इसमें कहा गया है कि पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के क्रियान्वयन नियम 2023 का मसौदा जारी भी कर दिया है, यानी नोटिफिकेशन इसके लिए जारी कर दिया गया है। इस ग्रीन क्रेडिट को बेचना भी संभव होगा। अगर आप क्रेडिट अर्न करते हैं तो आप उसे कैश करवा सकते हैं, यानी कि उसे बेच सकते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि देखिए, जैसे कि दो कंपनियां हैं, ए और बी, दोनों ही उद्योग में हैं और कार्बन उत्सर्जन करते हैं। मान लीजिए एक सीमा से ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन दोनों कंपनियों ने कर दिया। उसके बाद ए कंपनी ने पेड़ पौधे लगाए, ग्रीनरी को अपनाया और जिस तरीके से नियम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है इस क्रेडिट को पाने के लिए, उन्होंने सभी नियमों शर्तों का इसमें पालन किया। पेड़ लगाए, ग्रीन टेक्नोलॉजी और नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि सोलर पैनल इत्यादि का उपयोग किया। अब क्या हुआ, इन्होंने अपना कार्बन उत्सर्जन जो करते हैं उसको कम कर लिया, लेकिन बी कंपनी ज़्यादा करती रही। तो इन्होंने जब कम किया तो इनको क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि इन्होंने ग्रीनरी को अपनाया। इनको जो क्रेडिट मिलेगा वो बी कंपनी इनसे खरीद कर जुर्माने के तौर पर भर सकती है। यानी इनको जो क्रेडिट मिला है वो बी कंपनी को या किसी भी कंपनी को बेच सकेंगे, उसके बदले इन्हें पैसे मिलेंगे। और बी जो कंपनी है वो इस क्रेडिट को भारत सरकार के पास जुर्माने के तौर पर जमा कर देगी। तो ये एक मसौदा तैयार किया गया है, ये एक एग्जाम्पल था। अब ऐसा किया क्यों जा रहा है? देखिए, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ग्रीन क्रेडिट की अवधारणा सामने आई थी। 1997 में ये चीज़ सामने आई थी। इसी तरीके से वहाँ पर लागू किया गया था। तब से ये एक नियम बनता जा रहा है, बहुत से देश इसे फॉलो भी कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि पहले चरण में 2-3 ऐसी गतिविधियों को शामिल किया जाएगा जिनके बदले ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। धीरे धीरे इसमें पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी अधिकतम गतिविधियों को शामिल कर लिया जाएगा। ग्रीन क्रेडिट को बेचना और खरीदना भी संभव होगा। अगर आपका कोई उद्योग है या फिर किसी तरीके का आप बड़ा वर्क करते हैं तो आप भी इस तरीके को अपना सकते हैं। ये भी एक अर्न का तरीका है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि यह तो रामायण पर बनी फिल्म है, कुरान पर डॉक्यूमेंट्री बनती तो संकट आ जाता। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ खंडपीठ है वो लगातार आदि पुरुष फिल्म की जो सुनवाई चल रही है उसमें टिप्पणियां कर रही है। कल भी हमने न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो हाई कोर्ट है उन्होंने बोला था कि ये तो हिंदू हैं जो शांत रह गए, और किसी समुदाय के लिए ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनी होती, ऐसी फिल्म बनी होती तो बवाल हो जाता। अब इन्होंने बोला है कि अगर ये तो रामायण के लिए बनी फिल्म है, अगर यही कुरान या किसी और धर्म विशेष के लिए भी बनी होती तो उसमें स्थिति दूसरी होती और संकट उत्पन्न होता। हाई कोर्ट ने ऐसा बोला है। यहाँ पर हाई कोर्ट ने सीधे सीधे टारगेट किया है मनोज शुक्ला को, मनोज मुनित्सर को, कि जिस तरीके से आपने ये मौखौल बनाया है, खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करी है और बोला है कि आपने ये जो हंसी उड़ाई है रामायण की, इससे आपको बचना चाहिए। कुरान या बाइबल पर विवादित फिल्में तो बनाते ही क्यों हैं जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, और ये रुकना भी चाहिए। उन्होंने बोला कि अगर आपको फिल्म बनानी थी तो आप राम के चरित्र पर बना सकते थे, उनके किए गए कार्यों पर बना सकते थे और उनके आदर्शों पर बना सकते थे। इस तरीके की फिल्में आप बना सकते थे। धार्मिक पुस्तकों पर, कई ऐसी धार्मिक पुस्तकें हैं जिन पर फिल्म बन सकती है, लेकिन सीधे सीधे राम पर ऐसी फिल्म बनाना, व्यंग वाले डायलॉग लिखना जो कहीं ना कहीं लोगों को उत्तेजित करेंगे भड़कने के लिए, तो इन सब से बचना चाहिए। और अब उन्होंने इस पर और एक डेट दी है और इसमें जो याचिका की गई थी कि इस पर बैन लगाया जाए, अभी उसको फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि किसानों के लिए 3.70 लाख करोड़ के पैकेज पर मुहर लग गई है।
और ये वैकल्पिक खाद को लेकर लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो कल कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें 3.68 लाख करोड़ रुपए के खाद सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। एक नई योजना भी चलाई गई, पीएम प्रणाम, इस नाम से नई योजना को स्वीकृति दी गई। इसके तहत यानी इस योजना में क्या होगा कि वैकल्पिक खाद को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जैसे ऑर्गेनिक हो गया या जो सल्फर कोटेड यूरिया होगा उसका इस्तेमाल होगा। अभी तक नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल होता था, तो इन सब में वैकल्पिक खाद का उपयोग होगा। इसके लिए 1,415 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। इसके जरिए जो प्रणाम योजना है, पीएम प्रणाम योजना, इसके तहत मिट्टी की उर्वरकता को वापस पाया जाएगा। जागरूकता, पोषण, सुधार, कई तरीके के कार्यक्रम इसमें चलाए जाएंगे। किसानों के लिए कुल पैकेज जो है वो 3.70 लाख करोड़ रुपए का होगा। सरकार सल्फर कोटेड यूरिया भी लाएगी, जिससे जो फसल है वो और उसकी पैदावार और बढ़ेगी। रसायन व उर्वरक जो मंत्री हैं हमारे मनसुख मांडविया ने कहा कि वैसे तो यूरिया सब्सिडी को 3 साल के लिए 3,68,000 रुपए का रखा गया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। पिछले साल यूक्रेन संकट के दौरान ऐसा किया भी गया था, पैकेज की बढ़ोतरी की गई थी। यूरिया की जो अभी 45 किलो की बोरी है वो 242 रुपए प्रति बोरी मिलती है और ये पैकेज अभी जारी रहेगा। मांडविया ने पीएम जो प्रणाम योजना है उसके तहत सरकार मिट्टी के सेहत को सुधारने के लिए काम कर रही है और इसे और भी आगे बढ़ाया जाएगा। रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल कम करने से बचने के लिए सब्सिडी का 50% उपयोग किया जाएगा, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। मांडविया के अनुसार गत वर्ष किसान सम्मान निधि, उर्वरक सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन राशि जो किसानों को दी जाती है उसकी वजह से किसानों ने 53,000 रुपये प्रति सालाना बचाया हुआ है, जिसमें 6,000 आपको पता है कि किसान सम्मान निधि मिलता है और उर्वरक में जो सब्सिडी दी जा रही है, यूरिया वगैरह में सब्सिडी दी जा रही है। इसकी वजह से उन्होंने फसल खेती करने में और अपनी आय के साथ 53,000 रुपये की बचत की हुई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, 13 जुलाई को लॉन्च होगा चंद्रयान-3 अभियान। देखिए पिछली बार चंद्रयान का जो संपर्क था वो टूट गया था और वो मिशन जो था वो विफल हो गया था, लेकिन इस बार ऐसी किसी संभावना से इनकार किया गया है और इसरो जो प्रमुख हैं एस सोमनाथ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब बातें बोली हैं कि 13 जुलाई को, हालांकि एग्जैक्ट डेट में अभी थोड़ा सा संशय है, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला है कि हम 12 से 19 जुलाई के बीच चंद्रयान-3 को लॉन्च कर देंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आगामी 13 जुलाई को चंद्रयान-3 लॉन्च कर देगा। ये कहाँ से किया जाएगा? श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV Mk3 रॉकेट से दोपहर 2:30 बजे चंद्रमा पर भेजा जाएगा। इस महत्वाकांक्षी अभियान में लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे और जो डेट है वो 12 से 19 जुलाई बताई गई है, लेकिन यह तारीख 12, 13 या 14 जुलाई में ही होगी। लॉन्च विंडो 19 जुलाई तक है, यानी किसी तरह की तकनीकी दिक्कत आने पर इसे 7 दिनों के भीतर किसी भी दिन लॉन्च किया जा सकता है। चंद्रयान-3 की पूरी तैयारी भी हो गई है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर ये चंद्रयान-3 है तो चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान प्रथम हमारा लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को, जो 30 अगस्त 2009 तक सक्रिय था। उसके बाद चंद्रयान-2 कब भेजा गया था? 22 जुलाई 2019 को, जो 2 सितंबर 2019 तक सक्रिय था। उसके बाद इसका संपर्क टूट गया था। अब चंद्रयान-3 भेजा जा रहा है, तो आपको पता चल गया चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 कब भेजा गया था और कब ये निष्क्रिय हो गया था। चंद्रयान जो है वो क्यों भेजा जाता है? देखिए चंद्रयान चंद्रमा के रासायनिक, खनिज और जो वहाँ पर जनजीवन है उसकी देख रेख के लिए, यानी कि उसको पढ़ने के लिए, उस पर शोध करने के लिए ये भेजा जाता है। वहाँ पर जनजीवन है या बसने की उम्मीद है, इस तरीके के आंकड़ों के लिए चंद्रयान मिशन लॉन्च किया जाता है। चंद्रयान जो है वो 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करता है और भारत तीसरा देश होगा अगर ऐसा सफलता हासिल कर लेगा, जो अमेरिका और रूस के बाद होगा। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। क्रेडिट कार्ड से विदेश में खर्च पर नहीं लगेगा TCS। तो ये TCS क्या है? देखिए TCS है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्सेस। ये एक टैक्स है जब आप विदेश में जाकर 7 लाख से ऊपर
के लिए क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको ये टैक्स देना था। इसके लिए जुलाई डेट रखी गई थी, लेकिन अभी इसको टाल दिया गया है। वित्त मंत्रालय के नए नियम के मुताबिक अब क्रेडिट कार्ड से विदेश में जाकर किए जाने वाले किसी भी खर्च पर कोई टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स नहीं लगेगा। हालांकि देश में रहकर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से विदेश में भुगतान करते हैं और यह भुगतान एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपए से अधिक होता है तो उस पर 20% टीसीएस देना होगा। बुधवार को मंत्रालय की ओर से टीसीएस से जुड़े नए नियम पेश कर दिए गए हैं और ये आप एब्रीवेशन के तौर पर जरूर याद रखिएगा। टीसीएस आपसे एग्जाम में वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वनडे एग्जाम मतलब जो प्री और मेन सब एक ही दिन होता है, यानी कि एक ही एग्जाम से आप सेलेक्ट हो सकते हैं। टीसीएस इसलिए पूछा जा सकता है। अब आगे इसमें बताया गया है कि क्रेडिट कार्ड के अलावा अन्य माध्यम से अगर विदेश में जाकर 7 लाख रुपए से अधिक किसी एक वित्त वर्ष में खर्च करते हैं तो उस पर 0.5% से लेकर 20% तक का टैक्स लग सकता है। अब ये 0.5% किन पर लगेगा? जो पढ़ाई के लिए जाते हैं, जो एजुकेशन के लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। देश की प्रत्येक पंचायत में यूपीआई से होगा राजस्व संग्रह। ये भी एक अच्छा फैसला आया हुआ है। देखिए, डिजिटल भुगतान को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है और ग्लोबल लीडर जिस तरीके से बना है यूपीआई के मामले में, भारत विश्व में सबसे ज़्यादा यूपीआई से लेन देन भारत में हो रहा है ऑनलाइन। तो केंद्र सरकार ने देश की सभी 2.5 लाख से अधिक पंचायतों में यूपीआई से भुगतान की सुविधा शुरू करने का लक्ष्य भी तय कर लिया है। पंचायती राज मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर आगामी 15 अगस्त तक राज्य की प्रत्येक पंचायत में डिजिटल भुगतान खास तौर पर राजस्व संग्रह शुरू करने के लिए कहा है। इसमें पंचायतों को पारदर्शी बनाने के लिए भी प्रयासरत होंगे। पंचायतों का ऑनलाइन ऑडिट भी किया जा सकेगा। इंटरनेट सुविधा का विस्तार होगा। ई ग्राम स्वराज को अभियान को तेजी मिलेगी। इस कड़ी में देश में अर्थव्यवस्था को डिजिटल मोड पर पूरी तरह ले जाने में सफलता मिलेगी। पंचायती राज मंत्रालय के संयुक्त सचिव जो हैं आलोक प्रेम नागर की ओर से सभी राज्यों को इस संबंध में पत्र भी लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि अपने राज्य की सभी ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और जिला पंचायतों में यूपीआई से भुगतान की सुविधा बनाएंगे। अब इसमें कार्य क्या हो रहा है? देखिए, इसमें कार्य ये हो रहा है कि सभी को ब्रॉडबैंड सेवा से जोड़ा जा रहा है। वहाँ पर किसी एक व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जाएगी, अगर वहाँ पर कोई तकनीकी खामी आती है तो उसको दूर कर सके। सभी पंचायतों को यूपीआई यानी कि क्यूआर कोड से जोड़ा जाएगा और जितने भी वहाँ उस गांव के निवासी हैं उनको उनका जो जनधन खाता है उनको भी यूपीआई से जोड़ा जाएगा। तो अगर पंचायत को कोई पैसा आता है तो वो डिजिटल माध्यम से आएगा, निगरानी में रहेगा। अगर पंचायत किसी अपने सदस्यों को वो पैसा ट्रांसफ़र करती है तो वो भी ऑनलाइन करेगी। तो ये सब चीज़ें ऑनलाइन होगा तो इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि दिल्ली में मिटा औरंगजेब का नाम। देखिए, जिस दिल्ली में औरंगजेब ने कभी शासन किया था, उसके राज्याभिषेक हुआ था, उसका अब नाम वहाँ से हट जाएगा। 2015 में ऐसा प्रस्ताव आया था कि जितने भी प्रमुख राजमार्ग हैं, जितने भी मार्ग हैं जो औरंगजेब नाम से है उसको बदल दिया जाए। और एनडीएमसी यानी कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने सुझाव और कई राजनीतिक पार्टियां और संगठन हो गए, यहाँ तक कि दूसरे राज्यों के भी मुख्यमंत्रियों ने इसमें अपील करी थी कि औरंगजेब का नाम हटा दिया जाए। यानी कि जिन्होंने भी हम पे शासन किया है, हमने किसी की अगर गुलामी करी है, गुलामी की बातों को हटाकर उनका नाम चेंज किया जाए। उसके बाद इसे एपीजे अब्दुल कलाम रोड का नाम दिया गया है। डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो इतिहास विभाग की प्रोफेसर हैं मनीषा चौधरी ने कहा कि औरंगजेब के नाम पर कोई इमारत दिल्ली में नहीं है। औरंगजेब ने लाल किले के आगे 2 दरवाजे जरूर बनाए थे, लेकिन उनका नाम खुद के नाम पर नहीं रखा था। औरंगजेब का मकबरा भी औरंगाबाद में है। तो एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने बताया कि काउंसिल की बैठक में लेन का नाम बदलने के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है और अब इसका नाम होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड और पृथ्वीराज रोड को, इस दोनों को जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, मास्टर प्लान का मसौदा तैयार, सभी को समान अवसर करेगा प्रदान। देखिए, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा है कि मास्टर प्लान 2041 का मसौदा लगभग तैयार है। इसमें संसाधनों, सेवाओं और आर्थिक अवसरों तक समाज के सभी वर्गों की समान पहुंच सुनिश्चित करने के संकल्प को ध्यान में रखा गया है।
बुधवार को पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा मास्टर प्लान पर आयोजित सत्र को संबोधित कर रहे थे। और उपराज्यपाल ने कहा कि इसका लक्ष्य समावेशी विकास और समृद्धि के साथ उद्यमिता, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है, जिससे शहर के समग्र आर्थिक विकास में योगदान मिल सके। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि दिल्ली सरकार ने 12 कॉलेजों के लिए जारी किए 100 करोड़ रुपए। अब देखिए, न्यूज़ को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि नेशनल एडिशन ही हमें क्यों पढ़ना चाहिए। नेशनल एडिशन में आपके राज्य की या फिर छुटपुट जो न्यूज़ होती हैं वो नहीं होती हैं, जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं और जो हमारे मतलब की होती हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही लिया जाता है। उसके बाद भी मैं भी वीडियो में उन्हीं न्यूज़ को लेता हूँ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब लूट हुई यहाँ पर 50 लाख की, ये देखिए जैसे ये न्यूज़ है, भले ये नेशनल एडिशन में है लेकिन ये न्यूज़ हमारे मतलब की नहीं है, इसलिए हम इसको भी ड्रॉप करेंगे। इसी तरीके से जो साक्षी केस हुआ था हत्याकांड में, ये भी हमारे मतलब की नहीं है, इसको भी ड्रॉप करेंगे। लेकिन अगर किसी संस्था को पैसे जारी किए जा रहे हैं तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इन सब न्यूज़ को हम जरूर पढ़ेंगे। जैसे दिल्ली सरकार ने 12 कॉलेजों के लिए जारी किए हैं 100 करोड़ रुपए। दिल्ली सरकार दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने जो वित्त पोषित हैं 12 कॉलेज, उसमें दूसरी तिमाही में भी 100 करोड़ रुपए देने जारी कर दिए हैं। और प्रेस के माध्यम से ये बताया गया है, उच्च शिक्षा मंत्री आतिशी ने बताया है। इससे पहले अगर हम बात करें 2014-15 में इन कॉलेज को 132 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। 15-16 में 147, 16-17 में 156, 17-18 में 171, 18-19 में 213, 19-20 में 235, 20-21 में 265, 21-22 में 308 और अब 22-23 में 361 और अब 2023-24 में 400 करोड़ आवंटन किया जाएगा। समझ लीजिए कितना बड़ा आंकड़ा है। और किसी भी राज्य में, पूरे भारत में दिल्ली सबसे ज़्यादा एजुकेशन पर खर्चा करने वाला राज्य है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। गोल मार्केट संग्रहालय बनाने को एनडीएमसी की हरी झंडी। अब ये गोल मार्केट क्या है, देखिए इसकी जो गोल मार्केट की जो स्थापना है वो 1921 में की गई थी, यानी इसे 1921 में बनाया गया था। और इसका जो उपयोग है वो नौकरशाहों और सरकारी कर्मियों को सब्जी, मछली, अंडे आदि की बिक्री के लिए किया जाता था। इसे संग्रहालय बनाने के लिए बंद कर दिया गया था। यहाँ पर 60 दुकानें थीं और अब इसे संग्रहालय बनाया जा रहा है। 17 साल से इस परियोजना को लाया गया था लेकिन ये लंबित थी। लेकिन जब से वीके सक्सेना दिल्ली के जो एलजी हैं उन्होंने उनके संज्ञान में ये मामला आया तो इस परियोजना ने तेजी पकड़ ली है। हालांकि अभी इस परियोजना का थीम डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन इसका टारगेट रखा गया है कि इसे हम 1 साल में सही करेंगे, 1 साल में बना देंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था की स्थापना को मंजूरी। अब देखिए, जो देश में शोध की संस्कृति विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था यानी एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें ये स्वीकृति दी गई है और इसे जो मानसून सत्र है उसमें पेश किया जाएगा और शायद इसे पारित भी कर दिया जाए। यह विधेयक साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 का स्थान लेगा। और जो हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने बताया कि यह कदम शोध का माहौल बनाने में और देश की क्षमता को बढ़ाने में बेहद अहम है। एनआरएफ यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का संचालन एक गवर्निंग बॉडी करेगी जिसमें 15 से 25 लोग होंगे। इसके जो पदेन अध्यक्ष होंगे वो होंगे प्रधानमंत्री। उसके बाद इसमें प्रधानमंत्री के बाद और भी सदस्य होंगे और इसका दायरा जो होगा वो व्यापक होगा। बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे। और वैसे एनआरएफ की कार्यकारिणी परिषद के प्रमुख प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार होंगे। उन्होंने बताया कि 2023-24 से लेकर 27-28 तक यानी कि 5 साल की अवधि में के लिए 50,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें से 14,000 करोड़ रुपए भारत सरकार देगी और 36,000 करोड़ रुपए चंदे के रूप में कलेक्ट किए जाएंगे, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां और जो कोई उसमें अगर दान देना चाहता है तो उन सबसे कलेक्ट किया जाएगा। और यह जो फाउंडेशन है वो अनुसंधान एवं विकास
का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। अब यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया है कि 3 वर्षों ने किन देशों ने अपनी जीडीपी का कितना प्रतिशत शोध पर खर्च किया है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर किया है इजराइल ने 4.9%, उसके बाद दक्षिण कोरिया ने 4.5% और भारत ने सबसे कम किया है 0.7%। भारत से भी और लोगों ने कम किया होगा, लेकिन यहाँ पर हमने भारत तक का आंकड़ा लिया है। रूस, ब्राज़ील, कनाडा, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, ये सब भारत से बहुत ज़्यादा जीडीपी का खर्च करते हैं। इजराइल का तो आप देख ही रहे हैं सबसे ज़्यादा 4.9%। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, और उससे पहले आपको बता दें गन्ने के जो मूल्य में है प्रति क्विंटल 10 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसे अब 305 रुपये से 315 रुपये कर दिया गया है। पहले ये 305 रुपये प्रति क्विंटल था, अब 315 रुपये कर दिया गया है। मणिपुर में म्यांमार सीमा पर लॉजिस्टिक पार्क पर विचार किया जाएगा। इस न्यूज़ को हम मैप के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए ये है इंडिया का मैप, और इसमें ये है मणिपुर, यहाँ पर देखिए है मणिपुर, और ये है म्यांमार। इसी पर लॉजिस्टिक यानी मणिपुर का जो सबसे लास्ट का गांव है उसमें एक लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना करने की बात चल रही है, जिससे दोनों का राजमार्ग जो है, मतलब जो व्यापार है वो और बढ़ जाएगा, भारत का और म्यांमार का। तो इसमें पहले हम थोड़ा सा न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं कि लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है। देखिए लॉजिस्टिक पार्क जो होता है वो खाद्य वस्तुओं को स्टोर करने के लिए एक एडवांस तकनीक होती है, जहाँ पर कोल्ड स्टोरेज होते हैं और वहाँ पर कई और दूसरी सुविधाएं होती हैं, आधुनिक सुविधाएं होती हैं, व्यापार बढ़ता है, स्टोर किया जाता है लगेज या सामान, ऐसी वस्तुएं जो ख़राब ना हो सकें, तो उसे ही लॉजिस्टिक पार्क बोला जाता है। अब यहाँ पर म्यांमार से इसमें म्यांमार और मणिपुर को जोड़ा जाएगा। तो म्यांमार के बारे में जान लीजिए। म्यांमार की जो कैपिटल है वो है न्यायपीता, और यहाँ की करेंसी है क्यात। यहाँ पर अभी सैन्य शासन चल रहा है, जिसमें जो जनरल हैं मिन ऑन्ग जाइंग, इन्होंने सैन्य कब्जा किया हुआ है, और उससे पहले राष्ट्रपति थे विन मिंट, जिनको पद से हटा दिया गया था। अब हमारे राज्य से जोड़ा जा रहा है इसे मणिपुर से। तो सबसे पहले मणिपुर के बारे में भी जान लीजिए। जो मणिपुर की सीमा है वो मिजोरम से लगती है, असम से लगती है और नागालैंड से लगती है। इसकी कैपिटल है इम्फाल, और यहाँ के जो गवर्नर हैं अनसुईया उइके यहाँ की गवर्नर हैं, एन वीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब न्यूज़ को भी देख लेते हैं। तो लॉजिस्टिक पार्क के बारे में तो आपको पता चल गया, और अब इसमें ये बताया जा रहा है कि मणिपुर के सबसे अंतिम गांव मोरे में एक लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। इसमें भारत और म्यांमार के बीच आयात निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। देश में 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाने हैं, और यह प्रस्तावित पार्क इनसे अलग है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू हो सकता है मानसून सत्र। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि संसद के कितने सत्र होते हैं। संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र होता है बजट सत्र, जो फरवरी से लेके मई तक चलता है। इसमें बजट पेश किया जाता है, फिर उसमें बजट में अगर कुछ चेंजमेंट होना होता है वो किया जाता है, और ये सबसे बड़ा जो सत्र होता है। उसके बाद दूसरा सत्र होता है मानसून सत्र, जो जुलाई से लेकर सितंबर तक चलता है, जिनमें जनहित मुद्दे उठाए जाते हैं, जनता की समस्याओं के मुद्दे उठाए जाते हैं। तीसरा सत्र होता है शीतकालीन सत्र। इसमें उन मुद्दों को उठाया जाता है जो रह गए हैं या फिर जिन पर विचार अभी नहीं किया गया है। तो इस तरीके से 3 सत्र होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मानसून सत्र जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने की 12 परियोजनाओं की समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 42वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की, और इस दौरान 1.21 लाख करोड़ रुपए से अधिक 12 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की। ये परियोजनाएं 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में चलेंगी। अब इनमें जो 12 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई है, उनमें 7 परियोजनाएं जो हैं वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की थीं, 2 परियोजनाएं रेलवे मंत्रालय की थीं, 7 और 2 हो गए 9, और एक परियोजना थी सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से थी। जो ये परियोजनाएं 10 राज्यों में चलनी हैं वो भी राज्य जान लीजिए। छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा और हरियाणा। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? वो हैं जम्मू कश्मीर और दादर और नागर हवेली। प्रधानमंत्री ने राजकोट, जम्मू,
अवंतीपुरा, बीबी नगर, मुदैर, रेवड़ी और दरभंगा में एम्स निर्माण की परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा करी। और ये 42वीं बैठक थी। इसमें जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसमें क्या प्रगति है उसको लेकर बैठक की जाती है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट है कि देश की प्रगति में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का अभूतपूर्व योगदान रहा। आपको पता होगा कि जो प्राइवेटाइजेशन जो ज़्यादा बढ़ा और प्राइवेट सेक्टर या फिर आर्थिक विकास जो ज़्यादा हुआ है वो पीवी नरसिम्हा राव और हमारे अर्थशास्त्री जो थे उस समय मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही बढ़ा है। नेक्स्ट है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित करने में सक्षम है भारत और अमेरिका। ये भारत में जो राजदूत हैं अमेरिका के गॉर्सिटी, उन्होंने बयान दिया है। मैप के माध्यम से हम हिंद प्रशांत क्षेत्र को जानते हैं। अब देखिए ये है वर्ल्ड मैप और इसको सिर्फ समझने के लिए ये लिया गया है। और इसमें आप ये देख रहे हैं जितना ये आपको ब्लू एरिया दिख रहा है ये है इंडिया, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये है हिंद प्रशांत क्षेत्र। यहीं पर इसी को लेकर देखिए क्वाड भी बना है। यहाँ पर चीन का दबदबा लगातार बढ़ रहा था, वो किसी दूसरे देश के जो नौसेना है या पोत हैं उनको नहीं आने दे रहा था और यहाँ पर लगातार अपना निर्माण कार्य भी कर रहा था। इसी को लेकर ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, भारत ने मिलकर क्वाड संगठन बनाया हुआ है और हिंद प्रशांत क्षेत्र को चीन के दबदबे से बचाना है। इसमें जो गॉर्सिटी हैं जो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, उन्होंने आईआईटी दिल्ली में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा रही उसका व्याख्यान किया और बताया कि ये दोनों देशों के लिए एक नई मित्रता की पारी चलेगी इसमें। और जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसमें किस तरीके से दोनों आर्थिक रूप से अपना भविष्य देख सकते हैं, इसको लेकर भी दूसरे देशों को भी यहाँ पर दबदबा नहीं बनाने दिया जाएगा, यानी कि चीन को वो टारगेट कर रहे थे। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमेरिका की क्या भूमिका रह सकती है वो इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया और बताया। और उन्होंने ये कहा कि ये औद्योगिक जो राजमार्ग के तौर पर भी विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है देखिए जो अमेरिका के साथ प्रीडेटर ड्रोन की, मानव रहित ड्रोन की जो खरीद फरोख्त होनी है उसका भी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है क्योंकि उसमें पैसे तय नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि रुपए कितनी कीमत पर खरीदना है ये तय नहीं हो पा रहा है। इस न्यूज़ को यहाँ पर लिया गया है। और सशस्त्र सेना की क्षमता बढ़ाएगा प्रीडेटर ड्रोन, ये बोला है नौसेना प्रमुख जो हैं हमारे एडमिरल आर हरि कुमार, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर वो खरीदारी हो जाती है और वो नौसेना में शामिल होगा तो ये कहीं ना कहीं हमारी मजबूती को बढ़ाएगा। अब इसमें आप ये जानिए कि ये जो प्रीडेटर है वो नेक्स्ट जनरेशन का ड्रोन भी बोला जाता है और ये जो है वो ज़मीन और समंदर दोनों में मिलिट्री मिशन को अंजाम दे सकता है। इजराइल और अमेरिका के अलावा किसी के पास भी प्रीडेटर ड्रोन नहीं है। इसकी खूबी ये है कि ये 45 घंटे तक हवा में रह सकता है। ये मानव रहित है, युद्ध विमान है, कृषि और मतलब युद्ध विमान है। और मौजूद अगर हम बात करें तो ये सिर्फ 2 देश हैं, अमेरिका और इजराइल, जिनके पास ये तकनीक इस समय है। और अगर ये भारत को मिल जाता है तो सबसे अच्छी बात होगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि आईआईटी बॉम्बे दुनिया के शीर्ष 150 संस्थानों में शामिल हो गया है। ये रिपोर्ट किसने पेश करी है? ये रिपोर्ट पेश करी है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने। देखिए दुनिया भर के उच्च शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी हुई रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे ने न सिर्फ शीर्ष 150 संस्थानों में जगह बनाई है बल्कि इस रैंकिंग तक पहुंचने वाला वह देश का पहला संस्था भी बन गया है। आईआईटी बॉम्बे ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 149वां स्थान हासिल किया है, जबकि 197वें स्थान पर आईआईटी दिल्ली रहा। 20 सालों से क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की दुनिया भर में उच्च शिक्षण संस्थानों में काफ़ी प्रतिष्ठा है। इस बार जो रैंकिंग की गई है वो है 2963 संस्थानों को शामिल किया गया था। इनमें 1503 संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई है। 45 संस्थान अकेले भारत से हैं। पिछले साल 41 संस्थान थे और शीर्ष 10 जगह बनाने की उम्मीद में विफल इसलिए रहे क्योंकि 3 नए मानक जोड़े गए और जब ये 3 नए मानक जोड़े गए तो जो इंडिया की कोई भी संस्था उसमें जगह नहीं बना पाई। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। बिजनेस पेज से न्यूज़ है कि देश में 8.70 लाख करोड़ रुपए के वाहनों का उत्पादन। भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने पिछले साल 2.7 करोड़ वाहनों का उत्पादन किया था। इनकी कीमत 1.8 अरब डॉलर यानी 8.7 लाख करोड़ रुपए थी। कुल कीमत में यात्री वाहन खंड का कुल मूल्य 57% यानी 5 लाख
करोड़ रुपए था। पिछले वित्त वर्ष में बनाए गए 2.7 करोड़ वाहनों में से वाणिज्यिक खंड की क्षमता और बढ़ रही है। देश के बैंकों का फंसा कर्ज एक दशक के निचले स्तर पर आया है, यानी कि एनपीए नीचे आ गया है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए होता क्या है? देखिए, जब किसी संस्था को, औद्योगिक संस्था को या फिर किसी व्यक्ति को बैंक लोन देता है और जब वो लोन वापस नहीं आता है, उसकी किस्तें आना बंद हो जाती हैं, तो वो एनपीए में चला जाता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में चला जाता है, घाटे में चला जाता है वो बैंक के, उसे ही एनपीए बोला जाता है। लेकिन ये निचले स्तर पर आ रहा है। 2023 में बैंकिंग सेक्टर का सकल एनपीए घटकर 3.9% आ गया, जो पिछले एक दशक में सबसे कम है। अगर हम 2018 की बात करें तो ये 11.2% था और 2023 में 3.9% रहा है। हालांकि बैंकों से कर्ज मांगने में भी बढ़ोतरी हुई है। लेने की रफ्तार जो है वो 17.7% रही है और इसमें कारपोरेट जो हिस्सा है वो 75% है और बाकी 25% जो घरेलू जो या घर खरीदने के लिए कार लोन, इन सब का हिस्सा है। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण के लिए 170 अरब रुपए देगी सरकार। ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण और इसके लिए जरूरी इलेक्ट्रोलाइजर का घरेलू स्तर पर उत्पादन करने के लिए सरकार पहले चरण में 17,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना का ऐलान जल्द ही करेगी। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव BS भल्ला ने बताया कि कारपोरेट सेक्टर को 2 चरणों में उक्त प्रोत्साहन की सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं जो है इंटरनेशनल पेज से, यूक्रेन रूस युद्ध, जो कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। इस न्यूज़ को देख लेते हैं। 10,000 H1B वीज़ा धारकों को वर्क परमिट जारी करेगा कनाडा। कनाडा के आव्रजन मंत्री सीन फॉस्टर ने मंगलवार को घोषणा की कि सरकार 10,000 अमेरिकी H1B वीज़ा धारकों को वर्क परमिट की अनुमति देगी। सरकार इसके साथ ही वीज़ा धारकों के परिवार को भी अध्ययन व वर्क परमिट उपलब्ध कराएगी। इससे हजारों भारतीयों को लाभ मिलेगा जो हाल ही में अमेरिकी कंपनियों द्वारा छटनी के शिकार हुए हैं। 2022 में ब्रिटेन आने वाले डॉक्टरों व नर्सों की संख्या में शीर्ष पर भारत। ब्रिटेन में 2022 में कुशल कार्य वीजा के तहत अधिकांश हेल्थ केयर कर्मचारी और गैर यूरोपीय संघ के देशों से आए थे। इसमें भारत अग्रणीय था। यूरोपीय संघ के देशों से केवल 1% ही आए थे। यह जानकारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में सामने आई है। ऑक्सफोर्ड की आव्रजन सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में 2022 में अप्रत्याशित रूप से विदेशी हेल्थ केयर कार्यबल में बढ़ोतरी देखी गई है। इसमें डॉक्टरों की नियुक्ति में 20% व नर्सों में 46% की भागीदारी के साथ भारत अग्रणीय रहा था। इसके बाद नाइजीरिया, पाकिस्तान और फिलीपींस थे। चलिए, तो ये आज का यानी 29 जून 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।